Hello everyone, I am Tanvi from Shri Krishna Maths Academy. I have qualified my NET exam with All India rank 39. In the previous videos, we have done solutions of linear algebra questions of NET June 2019 and December 2019. Further, we are going to solve linear algebra questions of GATE 2017, 18, 19 and 20. In this video, we will do solutions of GATE 2019 and 20, and also in the upcoming videos we will also solve linear algebra questions of TIFR and NBHM. And I also want to thank Indrajit sir, who is the head of Shri Krishna Maths Academy, to help me in solving these questions and making these videos. So let's start the video with our first question of GATE 2020, question number 1. Suppose that M is a 5 cross 5 matrix with real entries and Px is equals to determinant of xi minus m. Then P0 is equal to determinant of m. Every eigenvalue of m is real if P1 plus P2 equals to 0 equals to P2 plus P3. M inverse is necessarily a polynomial in M of degree 4 if M is invertible. D option, M is not invertible if M square minus 2M is equals to 0. So let's start at solution. अब ये जो हमें Px दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ xi माइनस m, ये क्या है? Px जस्ट इसका m का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, P एट 0 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m. तो मैं x को 0 पुट करूँ तो P एट 0 क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस m, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस m. और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें पता है ये क्या होगा, जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का -1⁵ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m. और फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m के इक्वल आएगा. फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया. सेकंड में क्या कह रहा है? एवरी आइगन वैल्यू ऑफ m इज़ रियल अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. तो हम ये देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है. ये 0 होना चाहिए और P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं m का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस टाइप से कंसिडर कर लूँ, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. 5 क्रॉस 5 की है मैट्रिक्स, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर इसका इस टाइप से आ गया तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई है. P8 1 प्लस P8 2 0 देगा, P2 प्लस P3 भी 0 देगा. पर इसकी आइगन वैल्यू आएंगी क्या हमारे पास? 1 2 3 एंड प्लस माइनस आएटा. मतलब उसने, और वो सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी? रियल. बट हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई, तो हम ऐसा नहीं कह सकते. बी ऑप्शन भी कट. अब सबसे पहले हम डी को चेक करते हैं. m इज़ नॉट इन्वर्टिबल इफ़ m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हमारे पास m की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. m या तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स हो सकता है या m जो है वो 2i मैट्रिक्स हो सकती है. तो अगर तो m 2i हो गया, m इज इक्वल्स टू 2i इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. और अगर मैं m इज इक्वल्स टू 2i लूँ तो हमारे पास m कैसा आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू 2i मैट्रिक्स कैसी होगी? हमेशा m कैसा होगा इसमें? इन्वर्टिबल होगा. और वो कह रहा है नॉट इन्वर्टिबल. तो हमारे पास डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. तो इसका आंसर बना ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि m इनवर्स जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा इन m ऑफ डिग्री 4 इफ़ m इज़ इन्वर्टिबल. अगर हम देखें तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है m का, या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ m जो है वो किस फॉर्म की बनेगी? x टू द पावर 5 प्लस कुछ कॉफिशेंट होगा ax4 bx3 cx स्क्वायर dx प्लस उसके बाद क्या आता है -1 टू द पावर 5 और m का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म की होगी हमेशा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और m जो होता है वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा. इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, m टू द 5 प्लस a m4 प्लस c m स्क्वायर प्लस d m प्लस -1 टू द पावर m5 डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि वो बोल रहा हमें m इज़ इन्वर्टिबल, m कैसा है? इन्वर्टिबल. तो अगर m इन्वर्टिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि m इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट होगा. तो अगर m इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं क्या करवा सकती हूँ? प्री मल्टीप्लाई करवा सकते हैं बाय m इनवर्स. m इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं,
एम इनवर्स से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बनेगा यहाँ पे प्लस सी एम प्लस डी प्लस, इसको मैं माइनस ही लिख लेती हूँ, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं एम इनवर्स की वैल्यू निकालने इसको उधर लेके जाके तो ये आएगी और इसके साथ में क्या आ जाएगा अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो यहाँ से हम देखें तो एम इनवर्स जो है ये एक पॉलिनोमियल आएगा कितने डिग्री का, डिग्री 4 का। ओके, थर्ड ऑप्शन में यही कह रहा है कि एम इनवर्स पॉलिनोमियल मिलेगा हमें डिग्री 4 का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, सपोज V is a finite dimensional non-zero vector space over C and T V to V is a linear transformation such that range of T is equals to null space of T. Then which of the following statements is false? फॉल्स पूछा हमें कि उसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। फर्स्ट क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ V इज इवन, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ T, बोथ 0 and 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ T एंड T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसमें देखें तो रेंज ऑफ T इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T कह रहा है। लेट्स स्टार्टेड सॉल्यूशन। अब हमें रैंक नलिटी थ्योरम से पता है, रैंक नलिटी थ्योरम हमें क्या कहती है, डायमेंशन ऑफ V मीन्स डोमेन की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। ओके, अब इसमें हमें कह रहा है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस इसका इक्वल है, तो इट मीन्स रैंक और नलिटी इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ V किस टाइप की आ जाएगी, रैंक ऑफ T प्लस रैंक ऑफ T, इट मीन्स 2 टाइम्स रैंक ऑफ T। तो डायमेंशन ऑफ V हमेशा कैसी आएगी, इवन। फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, डायमेंशन ऑफ V इज इवन, तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा कैसी होगी, ट्रू। अब बाकी बची, सबसे पहले हम D देखते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। यही मतलब है कि टी स्क्वायर जो है हम इसमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले तो वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो हम इसको चेक करते हैं यहाँ से। तो अब हम देखें टी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स, टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास टी एक्स जो है वो हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, रेंज स्पेस ऑफ टी में। टी एक्स जो है वो हमेशा कहाँ बिलोंग करता है, रेंज स्पेस ऑफ टी में। तो अगर हमारे पास टी एक्स रेंज स्पेस ऑफ टी में बिलोंग करेगा तो टी ऑफ टी एक्स, और हमें पता है रेंज स्पेस ऑफ टी, यहाँ से देख लेते हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी क्या है, इक्वल। तो यानी टी एक्स हमेशा कहाँ बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ टी में। और अगर टी एक्स नल स्पेस ऑफ टी में जा रहा है तो नल स्पेस ऑफ टी में जाएगा टी एक्स, इसका क्या मतलब है कि टी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्योंकि नल स्पेस में जाने का मतलब यही है कि अगर हम टी के ऊपर कोई भी एलिमेंट लगाएं डोमेन का तो वो क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो टी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से देखें तो टी ऑफ एक्स क्या बन गया हमारे पास, टी ऑफ 0, और टी ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू V। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, टी स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। अब टी स्क्वायर 0 के इक्वल है, हमें इससे क्या पता लगा कि टी इज़ अ निल पोटेंट ऑपरेटर, कि टी जो है वो कैसा है, निल पोटेंट ऑपरेटर। इट मीन्स अगर टी निल पोटेंट ऑपरेटर है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, 0। 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ से हम देखें, ऑप्शन देखें तो क्या हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है, मतलब ये हमारे पास कैसी स्टेटमेंट होगी, ट्रू। और 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये भी आ रहा है, ये भी ट्रू। तो फॉल्स कौन सा बचा है इसमें से, सी, क्योंकि हमें फॉल्स बताना था, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ। तो बोथ 0 and 1 आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ टी। बाकी अगर इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स की हेल्प से देखें, क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सेम बिहेवियर शो करती है। तो अगर हम देखें, यानी कि क्वेश्चन करते वक्त हमारे माइंड में मैट्रिसेस भी आ सकती हैं, पर हमें मैट्रिसेस लेनी कैसी है, जिसमें रेंज स्पेस ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी हमारा कैसा हो, इक्वल। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इस टाइप की मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ, 2 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 1, और नलिटी भी क्या है, 1। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं,
2 और 0, और ना ही ये मैट्रिक्स ए स्क्वायर करने पे हमें 0 दे रही है। ठीक, तो हम ऑप्शन से देखें तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये भी फॉल्स हो गया। इसमें वो 0 एंड 1 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ टी, ये भी फॉल्स हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये भी फॉल्स हो गया। लेकिन इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सिंगल करेक्ट आंसर है, तो 3 ऑप्शंस तो हम इसमें नहीं लगा सकते। इट मीन्स हम इस टाइप की मैट्रिक्स इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। और किस टाइप के आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैंने ये ले ली 1 0 0 0। अब इससे क्या हुआ, 1 और 0 तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, बट ए स्क्वायर तो फिर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो इससे हमारे पास कौन से ऑप्शन फॉल्स हुए, बी फॉल्स हो गया एक, और एक डी फॉल्स हो गया। ये वाला ठीक हो गया इससे, बहुत 0 एंड 1, पर फिर वही बात कि 2 ऑप्शंस फॉल्स हो रहे हैं, पर हमें आंसर जो है वो सिंगल करेक्ट में देना है। तो और किस टाइप की ले सकते हो आप इसमें, इस टाइप से ले लें 0 1 0 0। अब इसमें क्या है, ए स्क्वायर 0 भी है, चेक कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर 0 है, रैंक 1 है, इसका नलिटी 1 है, और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है, 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू। तो हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 0 इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ट्रू हो गया, और स्क्वायर पे 0 भी दे रहा है, और इसमें फिर एक ही ऑप्शन बचा जो हमारे पास फॉल्स है, विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक, तो अगर आप बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी जाना चाहें तो हमारे पास बन तो इसमें से कैसे सकते हैं, बट हमें एक ही आंसर देना, तो हमें उस हिसाब से मैट्रिक्स चूज़ करनी पड़ेगी इसमें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी बिलोंग्स टू m cross n r, consider the following statements. If x p y is equals to 0 for all x belongs to m 1 cross m and y belongs to m n cross 1, then p is equals to 0. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ m is equals to n, p is symmetric and p square is equals to 0, then p is equals to 0. तो इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, अब p जो है वो हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स आ रही है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए चूज़ कर लेती हूँ, m को मैंने 2 ले लिया, n को 3 ले लिया। ओके, तो जो हमारे पास x वेक्टर है वो 1 क्रॉस 2 टाइप हो गया, और y जो है वो हमारे पास 3 क्रॉस 1 का हो गया, और जो मैट्रिक्स है p वो 2 क्रॉस 3 की होगी। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है, एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो x को मैंने यहाँ पे क्या लेना है, रो वेक्टर कंसिडर करना है, तो x को मैंने कंसिडर कर लिया 1 क्रॉस 2 का x1 x2, और मैट्रिक्स लेनी है मुझे 2 क्रॉस 3 की, वो ऐसे ले ली ABC DEF, और जो y है वो हमारे पास कॉलम वेक्टर है 3 क्रॉस 1 का, तो उसको ऐसे चूज़ करा y1 y2 y3, और ये हमें किसकी इक्वल दिया हुआ है, 0 के। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3, और नीचे क्या बनेगा नेक्स्ट वाली रो में, dy1 ey2 प्लस fy3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसको इसके साथ, x1 इंटू हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे वेक्टर ay1 by2 cy3 प्लस x2 के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, DEF की टर्म्स हैं, dy1 ey2 प्लस fy3 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या आएगा, ax1 y1 प्लस bx2 y2 प्लस cx1 y3 प्लस dx2 y1 प्लस ex2 y2 प्लस fx2 y3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से कंपेयर करें फॉर ऑल x, y के लिए, फॉर ऑल x, y के लिए अगर मुझे इस इक्वेशन को 0 बनाना है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारे कोफिशिएंट्स a b c d e f इन्हें क्या होना पड़ेगा, 0। या आप कंपेयर भी कर सकते हो, इक्वल टू में इस टाइप से लेके 0 इंटू x1 y1 प्लस 0 इंटू x2 y2, इस टाइप से अगर हम लिखें कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0। a b c d e और f क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स p हमारे पास क्या आ रही है, 0 मैट्रिक्स। तो यही कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि p जो है, अगर इस टाइप की कंडीशन है तो p जो है वो कैसा होगा, 0 होगा, ये ट्रू होगी। सेकंड चेक करते हैं, m और n इक्वल लेना है, और p कैसे कंसिडर करनी है मुझे,
सिमेट्री कंसिडर करनी है। अब m और n इक्वल है ना, तो मैं 2x2 की ले लेती हूँ p को, ठीक। और कैसी कंसिडर करनी है, p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट p स्क्वायर क्या है मेरे पास 0। तो अगर हम कंसिडर करें तो हम कैसे ले सकते हैं, p को इस टाइप से ले ली मैंने, a b b c सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कंडीशन क्या दी हुई है इसने, p स्क्वायर जो है वो 0 है। करते हैं इसका स्क्वायर क्या आएगा, a b b c इज इक्वल्स टू 0। क्या बना ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर करें तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन ये तक कब पॉसिबल होगी, जब हमारे पास ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा और डी भी 0 होगा। यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 0 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारे पास ये सारे के सारे क्या से हो गए 0। इट मीन्स पी जो है वो हमारे पास, सॉरी डी तो था ही नहीं इसमें, ए बी सी 0 आ गए, तो पी जो है वो हमारे पास क्या बन गई 0 मैट्रिक्स। तो वो यही कह रहा है कि अगर पी स्क्वायर 0 हो तो पी हमारे पास 0 बनते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ट्रू हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इसका। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, सपोज दैट t r4 to rx is a linear transformation over r satisfying t of -1 1 1 1 x square plus 2x4, t of 1 2 3 4 1 minus x square, t of 2 -1 -1 0 x cube minus x4, then the coefficient of x4 in t -3 5 6 6 is। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो हमने इसका x4 का कॉफिशेंट बताना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास x4 का कॉफिशेंट क्या आएगा। लेट्स स्टार्ट इट सॉल्यूशन। अब हम देखें तो ये 3 वेक्टर्स जिस पे हमें वैल्यू डिफाइन है, -1 1 1 1 1 2 3 4 2 -1 -1 0। अब क्योंकि ये ओवर R4 बात कर रहा है, उसने 3 वेक्टर्स डिफाइन किए हैं, तो एक हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं इसमें 0 0 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस में से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो 4 वेक्टर्स का सेट है ये हमेशा क्या बनाएगा इसका, क्योंकि ये चारों वेक्टर्स कैसे हैं Li, तो ये हमारे पास आप चेक कर सकते हो चारों वेक्टर्स Li हैं, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, बेसिस सेट ऑफ R4। ओके, तो अगर ये हमारे पास बेसिस सेट ऑफ R4 बना रहा है और ये हमने खुद से डिफाइन किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप से डिफाइन कर लेते हैं, कुछ भी ले सकता है। हमने मान लो मैंने ईजीएस्ट चूज़ करी है, दैट इज x। ओके, तो अब हमें इस वेक्टर पे t की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये वाला सेट जो है ये बेसिस सेट बना रहा है R4 का, और हमें पता है हमारे पास R4 की डायमेंशन कितनी होती है, R4 की डायमेंशन हमारे पास 4 होती है। तो अगर हम इसमें इस सेट में एक भी वेक्टर और ऐड कर दे तो वो इस सेट को क्या बना देगा, LD बना देगा, ठीक। अब इसमें ये वाला सेट वेक्टर अगर मैं ऐड कर दूँ, मतलब ये सेट ऑलरेडी था 4 वेक्टर्स का, इसमें हमने ये वाला वेक्टर ऐड करा -3 5 6 6, तो ये सेट कैसा बनेगा, हमारे पास LD बनेगा, ठीक। और हमें पता है अगर ये सेट LD है तो इसमें हम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो जैसे अब हम इसको -3 5 6 6 इसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू -1 1 1 1 प्लस b इंटू 1 2 3 4 प्लस c इंटू 2 -1 -1 0 प्लस d इंटू 0 0 0 1। यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेते हैं, क्या बनेंगी, -a फर्स्ट उठा रही हूँ, -a प्लस b प्लस 2c, यहाँ से नहीं आएगा कुछ, a प्लस 2b माइनस c, नेक्स्ट वाले से भी कुछ नहीं आएगा, a प्लस 3b माइनस c, लास्ट इज a प्लस 4b प्लस d। ओके, तो हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस निकल के आ गई हैं। यहाँ से 4 इक्वेशंस क्या आई हैं हमारे पास, -a प्लस b प्लस 2c किसके इक्वल आ रहा है, -3 के। इक्वेशंस लिख लेते हैं क्या आ रही हैं,
प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू -3। सेकेंड आई थी a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट आई थी हमारे पास a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल्स टू 6 एंड लास्ट थी a प्लस 4b प्लस d इज इक्वल्स टू 6। 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 4 ही अननोन्स हैं। अब इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसकी वैल्यू फाइंड करके a 2 आ रहा है, b 1 आ रहा है, c -1 एंड d इज़ 0। ठीक, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। यहाँ से a b c d की हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब वापस हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपनी a b c d की वैल्यूज़, और इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई t ऑन बोथ साइड, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक, मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके लिख रही हूँ। क्या आएगा, t ऑफ -3 5 6 6 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, और इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे t, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है t ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सारे वेक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फर्स्ट ये आ गया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, इसमें था 1 2 3 4, c की वैल्यू -1, t ऑफ 2 -1 -1 0, और d तो हमारे पास 0 आ ही रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। फर्स्ट वाले की हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई थी, टी ऑफ दिस इज x² प्लस 2x4, x² प्लस 2x4 प्लस 1 इंटू इसकी वैल्यू थी 1 माइनस x² माइनस 1, इसकी वैल्यू थी x³ माइनस x4। अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, बस उसने कॉफिशेंट ही पूछा x4 का। तो यहाँ से आप देख लो x4 के कॉफिशेंट क्या क्या आएगा, इस ब्रैकेट से आएगा और एक यहाँ से आएगा +1। तो कॉफिशेंट ऑफ x4 हमारे पास क्या आएगा 5। तो इस NAT का हमारे पास आंसर क्या हो गया, कॉफिशेंट ऑफ x4 इज 5। ओके, नाउ वी विल डू linear algebra questions of GATE 2019. The first question is, if the characteristic polynomial and minimal polynomial of a square matrix are lambda plus 1 to the power 4, lambda minus 1, lambda minus 2 power 5 and lambda plus 1, lambda minus 1 into lambda minus 2 respectively, then the rank of the matrix A plus I is. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, पहली बात एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता है ए का, और हमें मिनिमल पॉलिनोमियल पता है। तो अब हम देखें तो मिनिमल पॉलिनोमियल में हर एक जो हमारे पास हर एक फैक्टर है उसकी पावर कितनी है 1, हर एक फैक्टर की पावर क्या है 1। इट मीन्स ए जो है वो हमारे पास कैसी है, डायगोनाइजेबल। जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल में जितने भी आइगन वैल्यूज़ हैं, अब इसकी आइगन वैल्यूज़ हम बता सकते हैं -1, 1 और 2 हैं, तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें मिनिमल पॉलिनोमियल में, तो ए मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनाइजेबल। और फर्दर लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ए जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होगी, जो ए है उसमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। और डायगोनल मैट्रिक्स आएंगी क्या, अब इसकी आइगन वैल्यूज देखें तो -1, 1 और 2 है, तो इसकी में डायगोनल एंट्रीज बनेंगी क्या, और फर्स्ट वाले फैक्टर की पावर 4 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में 1 ही है, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। तो क्या बनेंगे हमारे पास, -1 आएगा 4 टाइम्स, 1 आएगा 1 टाइम और 2 आएगा 5 टाइम्स। ए जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स की जैसी फॉर्म लिखे, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में लिखे इस मैट्रिक्स को, तो जितना हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल में फैक्टर्स की पावर होती है उतना हमें लार्जेस्ट ब्लॉक मिलता है। तो अगर हम देखें तो 1 ही पावर है, तो हमारे पास एक ही मतलब 1 क्रॉस 1 के हमारे पास ब्लॉक्स मिलेंगे, और क्योंकि हमें 4 पावर कंप्लीट करनी है तो हमें 1 क्रॉस 1 के ही 4 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। ऐसे ही 2 करनी है तो 2 के हमें 1 क्रॉस 1 के 5 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे। तो ए जो है हमारे पास इस टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। पर वो रैंक ए प्लस आई का पूछ रहा है। अगर ए ये है तो ए प्लस आई जो है वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए प्लस आई क्या बनेगी, 0 0 0 0 2 और 3 आएगा फिर, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा सब में। ठीक, ये मैट्रिक्स बनेगी ए प्लस आई। तो हम इसका रैंक ईजिली बता सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस आई होगा क्या, टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज थी, 10 एंट्रीज थी, इसमें से ये 4 तो क्या बना गई
0, तो कितना बना हमारे पास इसका रैंक 6। तो रैंक जो है A+I का वो हमारे पास कितना बना 6। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर क्या आया 6। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, let M be a 3x3 real matrix with eigen values 0 to a with respective eigen vectors। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैक्टर्स गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। a+b माइनस इक्वल टू 10, द वेक्टर x इज इक्वल्स टू 0 3/2 1/2 satisfies mx इज इक्वल टू v प्लस w फॉर एनी d बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v प्लस w mx इज इक्वल टू d हैज़ अ सॉल्यूशन। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m² + 2m इज 8। अब हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसमें एक रिजल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि m जो है हमारे पास कैसी मैट्रिक्स दी हुई है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमारे पास एक रिजल्ट होता है आइगन वैक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज of a real symmetric matrix are orthogonal। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग वो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अगर हम देखें तो u और v आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का डिफाइन लगाएं तो u और v की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, हमेशा 0। तो u और v की इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ से हम क्या से सकते हैं -4 + 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही अब मैं u × w में लगाती हूँ तो ये क्या बन गया 4 + b + c इज इक्वल्स टू 0, यानी 4 + 2 + c इज इक्वल्स टू 0। तो c हमारे पास क्या आ गया -6। ओके, अब बचा कौन सा v और w। अगर हम v और w में चेक करें, इनर प्रोडक्ट लगाएं तो -1 + 2 आ रहा है यहाँ से, -1 × 1 -1 और 2। तो यानी यहाँ से अगर हमारे पास देखें तो क्या आ रहा है v और w का -1 + 2। ठीक, तो -1 + 2 आ रहा है तो ये तो 1 आ गया, 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स ये जो आइगन वैक्टर्स हैं जिन भी आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट होते तो वो क्या आता 0 आता। इट मीन्स v और w के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सेम है हमारे पास, यानी ये 2 है तो ये भी क्या है 2। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से a की भी वैल्यू पता लगी, a की वैल्यू क्या है 2। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें यही चेक करना है ये रिलेशन होल्ड करता है नहीं। a + b - c, तो हम देखें तो 2 + 2 + 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 10। तो यानी ये हमारे पास ट्रू है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं दिस वेक्टर सेटिस्फाई mx इज इक्वल टू v + w। तो सबसे पहले हम v + w निकालते हैं। v + w क्या बनेगा हमारे पास -1 2 0 -1 2 0 + 1 1 1, क्या बना ये 0 3 1। ओके, अब बोल रहा है mx इज इक्वल्स टू v + w, मीन्स मुझे ये रखना है। ओके, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं फॉर किसके लिए बोल रहा है, इस वेक्टर के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो इसी फॉर्म का बन जाएगा ये। ठीक, यानी x हमें गिवन था इज इक्वल्स टू 2 0 3/2 1/2, तो ये हमारे पास इसी फॉर्म का हो गया। mx इज इक्वल टू λx, जहाँ पे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है 2। तो यानी कि ये वाला वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही कह रहा था कि ये वेक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखें फॉर एनी d बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ दिस mx इज इक्वल टू d हैज़ अ सॉल्यूशन। अब हम इस टाइप की इक्वेशन में देखें तो mx इज इक्वल्स टू d, mx इज इक्वल टू d, इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है, मतलब d की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। d जो है वो 0 × x टाइप होगा, या d जो है वो 2 × x टाइप होगा ऑब्वियसली, क्योंकि mx इज इक्वल टू λx होता है हमारे पास। तो d या तो ये होगा या ये होगा, पर ये d इन जनरल बोल रहा है कि d हम कोई भी वेक्टर उठा लें इनकी स्पैन से, तो d तो कुछ भी बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है हर d के लिए हमारे पास सॉल्यूशन मिले हमें, और वो कह रहा है कि हर एक d के लिए सॉल्यूशन होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिस इज 8। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, तो हमें इसके आइगन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। m² + 2m की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। अब हमें m के आइगन वैल्यूज़ पता है 0 2 और 2 है, क्योंकि a की वैल्यू भी 2 आ गई थी। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी 0 4 4
और इसकी भी क्या होंगी 0, 4 और 4। तो इनके ऐड की क्या होंगी सम की 0, 8 और 8। तो अगर मैं इसका ट्रेस निकालूँ, ट्रेस क्या होता है हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो वो क्या आएगा 16। ओके, 0 + 8 + 8, और यहाँ वो क्या बोल रहा है 8 होगा। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसके, फर्स्ट और सेकंड। तो देखें किसमें फर्स्ट एंड सेकंड बोल रहा है, बी ऑप्शन में बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, let P2 be the vector space of all polynomials of degree at the most 2/r. Let a linear transformation T P2 to P2 be defined by T a plus bx plus cx square is equal to a plus b minus cx plus a plus cx square. Consider the following statements. Null space of T is this. Range space of T is spanned by the set this. T of 1 plus x is 1 plus x square. If M be the matrix representation of T with respect to standard basis 1x x square of P2, then trace of M is 3. इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन है, तो हम सबसे पहले नल स्पेस ऑफ टी ही निकाल लेते हैं कि हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी क्या बनेगा। नल स्पेस ऑफ टी होता क्या, अगर हम डिफाइन करें इसी से लिख लेते हैं। नल स्पेस ऑफ टी की डिफाइन बनेगी क्या, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के वो पोलिनोमियल उठाने हैं P2 से सच दैट टी ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी हमें इसको किसके इक्वल रखना है 0, और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। क्या बना यहाँ से a प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस a प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से यही बन गया हमारे पास। तो अगर हम इक्वल टू 0 है तो कॉफिशेंट्स 1 का कॉफिशेंट यहाँ 0 है, तो यहाँ रखे तो a प्लस बी 0 आ रहा है, b माइनस सी 0 आ रहा है, a प्लस सी भी क्या आ रहा है यहाँ से 0 आ रहा है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो b और c इक्वल आ गए। ठीक, और a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी फिर माइनस c के। तो अगर हम नल स्पेस ऑफ t लिखें तो किस फॉर्म का बनेगा, नल स्पेस ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस c प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे c हमारे पास रियल नंबर से किस फॉर्म का बन गया, c कॉमन निकाल लें, -1 प्लस एक्स स्क्वायर c बिलोंग्स टू सम r। हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो नल स्पेस ऑफ टी सी फॉर्म का कह रहा है, बस यहाँ पर उसने अल्फ़ा दे दिया, हमारा सी आ रहा था, कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी इसी वेक्टर से स्पैन हो रहा है, तो फर्स्ट तो ठीक है। नेक्स्ट हमने रेंज स्पेस ऑफ टी की बात करनी है। एक बार यहाँ से डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी हमारे पास कितना आएगा, कितने फ्री वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल है, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी 1 आएगा। और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी निकालें तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, यानी कि इसकी डायमेंशन में से P2 की डायमेंशन कितनी होती है हमारे पास 3 माइनस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, यानी हमें यह तो पता लग गया कि रेंज स्पेस की डायमेंशन जो है वो 2 आएगी। इसमें भी ये 2 ही वेक्टर्स दे रहा है, बस हमें चेक करना है कि यही बनेंगे या नहीं। तो अब हम क्या निकालते हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी। तो रेंज स्पेस ऑफ टी में हमारे पास किस टाइप के वेक्टर्स आते हैं, टी ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इस टाइप के, और ये बिलोंग्स टू P2। ओके, यानी कि किस, ये हमें वैल्यूज़ की गिवन है, a प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले a का क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस b कॉमन ले तो 1 प्लस एक्स, प्लस c कॉमन ले तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म से बन रहा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा रेंज स्पेस ऑफ टी स्पैन हो रहा है किससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कह सकते हैं इस तरह से। ओके, पर अगर अभी हमने देखा कि डायमेंशन जो है वो कितनी आ रही है इसकी, हमारे पास 2 आ रही है, तो इट मीन्स इसके स्पैनिंग सेट में 2 हमारे पास कैसे वेक्टर्स होंगे, 2 ही एल आई वेक्टर्स मिलेंगे हमें। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई तीसरा वेक्टर बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब हम देखें तो ये तीसरे वाला वेक्टर इजीली हमें दिख रहा है, ये तीसरे वाला वेक्टर इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ओके,
तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि आर टी जो है वो हमारे पास स्पैन हो रहा है बाय दीज टू वेक्टर्स ओनली। ठीक है, तो ओके ये हमारे पास आर टी आ गई। यही बोल रहा था वो सेकेंड ऑप्शन में कि रेंज ऑफ टी स्पैन बाय द सेट दिस। ओके, अब ये निकालना है टी ऑफ वन प्लस एक्स। ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं टी ऑफ वन प्लस एक्स। सबसे पहले टी ऑफ वन प्लस एक्स निकालते हैं, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अगर मुझे टी ऑफ वन प्लस एक्स निकालना है, इट मीन्स ए को क्या पुट करना पड़ेगा 1, और बी को भी 1, और सी को क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करके ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनी, क्या आ गए 2 + x स्क्वायर। अब इस पर टी दोबारा अप्लाई करेंगे, टी ऑफ 2 + x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखें तो a 2 है, b हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 1, और c भी क्या आ रहा है 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से 3 + 3x स्क्वायर, और वो किसके इक्वल बोल रहा है 1 + x स्क्वायर। इस ऑप्शन में वो बोल रहा है कि 1 + x स्क्वायर के इक्वल होगा, पर हमारा किसके इक्वल आया है 3 + x स्क्वायर। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट रॉन्ग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखें स्टैंडर्ड बेसिस से, स्टैंडर्ड बेसिस क्या लेंगे हम 1x स्क्वायर। तो अगर मैं टी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, टी ऑफ x और टी ऑफ x स्क्वायर, और जो भी वेक्टर्स आएंगे उनको इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है हमें। तो टी ऑफ 1 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 1 + x स्क्वायर। ईजिली फाइंड कर सकते हो आप टी ऑफ 1। अगर आपको टी ऑफ 1 निकालना है, ए को 1 रखना है, बी 0, सी भी 0। ऐसी टी एक्स निकाला तो यहाँ से आ गया 1 + x, और ये क्या आ गया -x + x स्क्वायर। अब इजीली हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं 1 × 1 0 × x 1 × x स्क्वायर, 1 × 1 1 × x 0 × x स्क्वायर, 0 × 1 + -1 × x + 1 × x स्क्वायर। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, इन स्केलर्स को हम क्या करते हैं कॉलम में लिख लेते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मान ली ए क्या बनी 1 0 1 1 1 0 0 -1 1। तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने को बोल रहा है। तो ट्रेस क्या होता है, डायगोनल वैल्यूज़ का सम। डायगोनल वैल्यूज़ का सम हमारे पास क्या आ रहा है 3, और इसने बोला कि ऑप्शन में ट्रेस ऑफ m = 3। इट मीन्स ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, लेट V be the vector space of 3 × 3 matrices with complex entries over the real field। W1 स्पेस डिफाइन है, A belongs to V such that A is equal to A transpose conjugate, and W2 is equals to A belongs to V such that trace of A is equals to 0। then the dimension of W1 + W2। अब जब भी हमें डायमेंशन ऑफ W1 + W2 निकालनी होती है तो इसका हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये किसकी इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ W1 + डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ओके, तो पहले हम दोनों के अलग अलग डायमेंशन निकालेंगे, फिर इनके इंटरसेक्शन के डायमेंशन निकालेंगे। अब हमें V जो है वो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है 3 × 3 मैट्रिक्स का। एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हैं बट किससे आ रही हैं, रियल फील्ड से। तो अगर मैं इसकी कोई मैट्रिक्स कंसिडर करूँ A B सेट से, तो वो मेरे पास बनेगी कैसे, लेनी है हमने कैसी है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज लेनी है बट ओवर रियल फील्ड। तो हम इस तरह से लिखेंगे A13 + आयोटा B13। इस टाइप से 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर ये ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड ही कहता तो आप यहाँ पे सिंगल सिंगल एंट्री कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब देखा जाए तो ये एलिमेंट जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, V से। तो V की डायमेंशन है क्या, अभी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, कितने अननोन्स हैं इसमें हमारे पास टोटल 18। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ V तो कितनी है 18। काउंट कर सकते हो आप नंबर ऑफ अननोन्स 1 2 3 4 5 6 3 रो में है, तो 6 3 18 हमारे पास डायमेंशन ऑफ V है। अब W1 में वो बोल क्या रहा है कि A बिलोंग्स टू V सच दैट A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। मतलब A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ,
कि ए जो है वो कैसी होनी चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसी टाइप में अगर मैं ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स लूँ तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी। अगर हमें पता है अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं तो सबसे पहली बात उसकी डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है, सारी रियल। तो डायगोनल में सिर्फ रियल आएंगे, A22 A33। तो यहाँ से 3 वेरिएबल्स कम हो गए, B11 B22 B33, तो क्या हो गए 0। और हर्मिशियन की बात कर रहा है तो अगर मैं यहाँ A12 प्लस आयोटा B12 ले रही हूँ तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या आएगी, A12 माइनस आयोटा B12। और ऐसे यहाँ पे A13 प्लस आयोटा B13, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या आएगी, A13 माइनस आयोटा B13 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। A23 प्लस आयोटा B23, तो यहाँ पे क्या आएगा A23 माइनस आयोटा B23। तो अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। ये हमारे पास जो है वो W1 से बिलोंग कर रहा है। डायमेंशन ऑफ W1 क्या आएगी, अब इसमें देख लेंगे हम कितने फ्री वेरिएबल्स हैं हमारे पास, चेक कर सकते हो। अब 3 वेरिएबल तो ये कम हो गए और यहाँ से 3 वेरिएबल्स ये रिड्यूस हुए और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स ये रिड्यूस हो गए। तो टोटल हमारे पास 9 वेरिएबल्स रिड्यूस हो गए। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या आ गई, 18 माइनस 9 दैट इज 9। ओके, W2 में किस टाइप के बोल रहा है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। बस हमें इस मैट्रिक्स में ट्रेस ऑफ ए को 0 रखना है। अब ट्रेस क्या होता है हमारे पास, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सम। तो अगर मैं डायगोनल एंट्रीज के सम को 0 रख रही हूँ, मीन्स A11 प्लस आयोटा B11 प्लस A22 प्लस आयोटा B22 प्लस A33 प्लस आयोटा B33 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, रियल पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग और एक इमेजनरी पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ से हमारे पास कितने वेरिएबल्स निकलेंगे, एक वेरिएबल इस इक्वेशन से, एक वेरिएबल इस इक्वेशन से। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। तो यानी हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने हो गए, डायमेंशन ऑफ W2 कितनी होगी, 18 तो ऑलरेडी थे, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास कितनी होगी, 60। अब हमने किसकी निकालनी है, W1 इंटरसेक्शन W2। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम दोनों कंडीशंस लेके चलते हैं जो W1 में भी होती है और W2 में। इट मीन्स हमें इस टाइप की मैट्रिसेस लेनी है जिनका A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो, मतलब हर्मिशियन भी हो और ट्रेस जो है वो क्या हो, 0 भी हो। ओके, तो अगर मैं हर्मिशियन में ये ट्रेस वाली कंडीशन लगाऊं तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू और निकल जाएगी, A11 A22 A33 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ से ट्रेस वाली कंडीशन और लगाएंगे तो एक वेरिएबल और निकल जाएगा। तो 9 तो ऑलरेडी थे, तो इसमें से हमारे पास एक वेरिएबल और यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स बचे, 8। तो हमारे पास आगे तीनों की डायमेंशन फॉर्मूले में अप्लाई करें, W1 प्लस W2 क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन, 9 प्लस 16 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 17। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास कितनी आ गई, 17। तो इसका आंसर कितना हो गया, 70। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 ओवर द रियल फील्ड विद द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, F और G हमने P2 से लिए हैं। लेट F0 F0 F1 F2 विद द ऑर्थोनॉर्मल सेट इन P2 और F0 F1 और F2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है कॉन्स्टेंट्स की, 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 किसके इक्वल होगा। इट इज़ अगेन अ NAT क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। लेट्स डू इट सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास कैसा सेट गिवन है, ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, Fi Gi इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, यानी कि डिस्टिंक्ट की इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो अब यहाँ से आप इजीली F0 के F1 के साथ इनर प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 रख के एक इक्वेशन बना लेंगे, F0 के F2 के साथ और F1 की F2 के साथ। तो हम इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं इजीली। मैंने इक्वेशंस बना रखी हैं, F0 और F1 की इक्वल टू 0 लेके यहाँ से हमने निकाला C1 आ गया, F0 के F2 के साथ लेके निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास C3 आ गया। ऐसे ही F1 के F2 के साथ लेके निकालिए, जस्ट हमने मल्टीप्लाई करके सिंपल इंटीग्रेट करना है 0 से 1 लिमिट में। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास देखा जाए तो C1 क्या आया है, -1/2, C2 क्या आया है, -1, C3 क्या आया है, -1/3। अब जस्ट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 वैल्यूज़ डाल देते हैं। C1 क्या है, -1/2 प्लस -1
प्लस 3 -1/3। तो क्या आ गया -1 -1 -1 यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। ईजिली आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ like, share and comment. Thank you everyone.